नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरों पर आपसे विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे ठीक कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। सामान्यतः हम 4 से 5 खबरें पिछले एक सप्ताह की इस प्रोग्राम के अंतर्गत लेते हैं। इस बार भी हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरों को, अब अपनी एक खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि इस सप्ताह हाल ही में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट संपन्न हुई है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी हिस्सेदारी की है। ब्रिक्स समिट इस बार की खास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण रही कि ब्रिक्स के नए सदस्यों ने भी इसमें हिस्सेदारी की है। नए सदस्यों में कौन शामिल है? नए सदस्यों में अफ्रीका के 2 महत्वपूर्ण देशों को शामिल किया गया है, जिसमें मिस्र, इथोपिया है, और उसी तरह से पश्चिम एशिया के भी 2 महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हुए, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। वहीं सऊदी अरब इस बैठक में अभी शामिल नहीं हुआ है, और सऊदी अरब इस बैठक में या ब्रिक्स का हिस्सा आने वाले समय में बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग की बैठक जो ब्रिक्स की हुई थी, जोहानिसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जो बैठक हुई थी ब्रिक्स में, उसमें इन सभी देशों के साथ साथ अर्जेंटीना को भी शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें दिसंबर 2023 में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, वो इससे नहीं जुड़ा। और हाल ही में सऊदी अरब की भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी जो 4 देश हैं, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, ये कजान में होने वाली जो हाल ही में ब्रिक्स की बैठक हुई है उसमें शामिल हुए हैं। इसमें रूस की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आया है, और वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ब्रिक्स पे सिस्टम, पेमेंट सिस्टम को शुरू करने का। ये पेमेंट सिस्टम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, और यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को इंस्टेंट बेसिस पर लगातार अपने किसी भी प्रकार का अमाउंट भेजते रहते हैं, उससे अमाउंट प्राप्त करते रहते हैं। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की व्यवस्था है। इसी तरह की व्यवस्था ब्रिक्स देशों के मध्य शुरू करने का प्रस्ताव रूस के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की स्थापना की बात करता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि पश्चिमी देशों द्वारा, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के प्रभुत्व वाले जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें चाहे वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, या डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन हो, उनके वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर प्रभुत्व को तोड़ने के लिए इस पूरे प्रस्ताव को लाया गया है रूस के द्वारा। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम पर कहीं ना कहीं आईएमएफ के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से पश्चिमी देशों का और खासतौर से अमेरिका का प्रभुत्व है। तो एक विकल्प प्रदान करता है उस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकल करके एक नई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को अपनाने का। ब्रिक्स का विस्तार आपको बता दिया गया है कि हाल ही में कर दिया गया है। जो कजान में बैठक हुई है उसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। इससे ब्रिक्स का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रिक्स दुनिया में दुनिया के सभी देशों की अगर पूरे वैश्विक जीडीपी की बात करें तो वैश्विक जीडीपी में इसकी, ब्रिक्स की भागीदारी लगभग 37% तक इससे पहुंच गई है। ब्रिक्स के विस्तार से रूस के द्वारा इस फाइनेंशियल सिस्टम को शुरुआत करने का या लाने का एक प्रमुख कारण यह भी बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध, जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 से हुई थी, उसके बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने तरह तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए थे। और उन वित्तीय प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए एक प्रकार से, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को इस प्रकार से सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें पश्चिमी देशों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रतिबंधात्मक प्रणाली न अपनाया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक नई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली ब्रिक्स पे का सुझाव रूस द्वारा लाया गया है। नई संस्थानों का आह्वान की बात अगर हम करें तो ब्रेटन वुड्स में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई थी? वर्ल्ड बैंक और इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स में स्थापित वित्तीय संस्थानों के समान नई संस्थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के लिए। ऐसी व्यवस्था जो ब्रिक्स देशों के लिए खास आवश्यकताओं को उनकी पूरी कर सकती हो, इसीलिए ब्रिक्स पे की शुरुआत करने की बात की गई है। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली की बात करें तो ब्रिक्स पे रूस के मीर नेटवर्क और भारत के यूपीआई जैसी मौजूदा अवसंरचनाओं का उपयोग करने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार से भारत में यूपीआई और उसी तरह की संरचना जैसे रूस में मीर ऐप के माध्यम से चलाई जाती है,
उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स देशों के मध्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इस व्यवस्था को अपनाए जाने की बात रूस द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा। जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन वस्तुतः एक, आप कह सकते हैं कि डिजिटल बही खाता को प्रदर्शित करता है, एक डिजिटल बही खाते की व्यवस्था है। और इसकी खूबसूरती यह है कि ब्लॉकचेन की व्यवस्था में आप ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित, नाम से संबंधित और एक खास कोड से संबंधित एक ब्लॉक में लगातार उनकी तारीख, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया जाता है उस तारीख के हिसाब से यहाँ ब्लॉक में सूचित होता रहेगा, और जब ये ब्लॉक पूरा हो जाएगा तो ये पिछले ब्लॉक से जुड़ जाएगा और इस प्रकार से एक पूरी चेन खड़ी हो जाती है। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क एक नोड्स के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी अगर आप इसमें कोई भी व्यक्ति एक कंप्यूटर के माध्यम से इस ब्लॉक में संशोधन करने की कोशिश करता है तो उससे संशोधन नहीं होता, क्योंकि इन ब्लॉक्स में संशोधन नहीं होगा। और साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंसी ऐसी होगी कि इस हस्तक्षेप का पता भी लग जाएगा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे सिस्टम में इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश द्वारा एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, एक विकेंद्रीकरण की बात करें, तो ब्रिक्स पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट व्यवस्था स्थापित कर सकता है, एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित कर सकता है जिसमें किसी भी अन्य देश द्वारा एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रूस पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए गए और कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उसको बाहर कर दिया गया। अगर ब्रिक्स पे जैसी व्यवस्था को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर खड़ा किया जाता है तो कोई भी एक देश किसी एक देश के खिलाफ एक तरफा फैसला नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार की ये पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और साथ ही इसकी पूरे पेमेंट सिस्टम की दक्षता को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ा देगी। ये जो पूरा लेन देन होगा ये स्थानीय मुद्राओं में किया जाएगा। स्थानीय मुद्रा जैसे रूस की रूबल, चीन की युआन, भारतीय रुपया, ब्राजील का रियाल और साउथ अफ्रीका की रैंड जो करेंसी है उसमें भुगतान करने और साथ ही भुगतान प्राप्त करने की सुविधा इसके अंतर्गत पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इसकी तुलना यूरोप के स्विफ्ट सिस्टम से भी की जा रही है। यूरोप का स्विफ्ट सिस्टम क्या है? ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा है, मान लिया कोई भी सेंट्रल बैंक या किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक बैंक किसी दूसरे देश में किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक इंफॉर्मेशन व्यवस्था, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप किसके माध्यम से करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको स्विफ्ट में देनी पड़ती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेजिंग टूल के रूप में काम करता है, एक मैसेजिंग इंफॉर्मेशन टूल के रूप में काम करता है। जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की वित्तीय हस्तांतरण की इंफॉर्मेशन स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से करते हैं। स्विफ्ट सिस्टम से भी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को बाहर कर दिया गया था। तो इसकी जो ब्रिक्स पे है इसकी तुलना स्विफ्ट से भी की जा रही है, यूरोप के स्विफ्ट नेटवर्क से इसकी तुलना की जा रही है और सीमा पार भुगतान दक्षता में ही सुधार करेगा। यानी अगर ब्रिक्स देश आपस में भुगतान प्रणाली को स्थापित करना चाहते हैं और लोकल करेंसी के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं तो ब्रिक्स पे सिस्टम इस प्रकार से काम करेगा कि वो भुगतान प्रणाली को लोकल करेंसी में कर सकते हैं, उनकी दक्षता में भी इससे सुधार आएगा और व्यापार को बढ़ाने में भी सुधार आ सकता है। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि जो बढ़ता हुआ वैश्विक ऋण है और जो धन की असमानता है, जो कि एक इनइक्वालिटी हम देखते हैं धन को लेकर के, उन जैसे मुद्दों का समाधान किया जाए और एक निष्पक्ष और विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था की बात हो रही है। रूस के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है। रूस वाणिज्यिक बैंकों का एक नेटवर्क स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। यानी हर देश में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका भी एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है जो स्थानीय मुद्राओं में परिचालन करेगा। यानी अगर अलग अलग देशों के बीच व्यापार होता है, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो वो स्थानीय मुद्रा में भी हो सकेगा, उसी में इसका परिचालन होगा, ऑपरेशनल उसी मुद्रा में होगा। केंद्रीय बैंक के साथ संबंधों को प्रत्यक्ष बढ़ावा दिया जाएगा। यानी अलग अलग देशों के, ब्रिक्स देशों के जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनके बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को बढ़ावा दिया जाएगा वाणिज्यिक बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से, बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से।
योजनाओं में तेल, गैस, अनाज और सोने जैसी वस्तुओं के आपसी व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना भी शामिल है। तो केंद्र स्थापित करने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात हुई, इसकी एक बात हो रही है, रूस द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है। अब भविष्य में देखने वाली बात होगी कि ये सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, या इसको कार्य रूप दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। अब हम अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी खबर एक रिपोर्ट से संबंधित है जो कहती है कि कोयले को हटाने के लिए 30 वर्षों में $1 ट्रिलियन का खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए आपको हरित टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो लक्ष्य नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसी के अंतर्गत अपनी कार्य योजनाओं के तहत अलग अलग देशों ने जो निर्धारित किए हैं, जैसे भारत ने भी अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया है। उस तरह के लक्ष्यों, उन लक्ष्यों में किस तरह की बातें हैं? जैसे वर्ष 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि भारत अपना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को इस स्तर पर लाना चाहता है कि जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो उतना ही हमारे पर्यावरण की या हमारी टेक्नोलॉजी की उसके बराबर, उसके समतुल्य ग्रीन हाउस गैसेस को अवशोषित करने की भी क्षमता हो, जिससे देश किसी भी प्रकार से कार्बन के उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में बढ़ावा ना दे, उसमें हमेशा एक संतुलन बना रहे और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मदद मिले। इसके लिए जरूरी है कि जीवाश्म ईंधनों से अलग हट करके एक एनर्जी ट्रांजिशन यानी एक ऊर्जा संक्रमण को भी अपनाया जाए, यानी जीवाश्म ईंधनों पर आधारित ऊर्जा स्रोतों से हट करके हरित टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए, ऐसी हरित टेक्नोलॉजी जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा नहीं देती। अगर हम इस तरफ ट्रांजिशन करते हैं, इस प्रकार का संक्रमण अपनाते हैं, कोयले से हट करके, कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, उससे हट करके ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले 30 वर्षों में उसका खर्च का अनुमान है $1 ट्रिलियन। इस पूरी खबर का यही मतलब है। यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? यह अध्ययन किया गया है आई फॉरेस्ट, एक संस्था है, इसका मतलब है इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, एक संस्था है। इसकी के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय फोरम है जो पर्यावरण, सतत विकास और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि कोयले से दूर जाने के लिए भारत को अगले 30 वर्षों में $1 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता होगी। कोयले की एक बहुत बड़ी भूमिका है भारत में, चाहे कोयला संयंत्र की स्थिति हो, चाहे कोयला खदानों की स्थिति हो, ये भारत में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार की अवस्था को पैदा करते हैं, रोजगार पैदा करने में योगदान करते हैं। और आप जानते हैं कि भारत कोयला कम से कम 1 दशक तक भारत में ऊर्जा मिश्रण का एक केंद्रीय घटक बना रहेगा। भारत में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अंतर्गत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। और इसलिए अगर हम कोयले से हट करके ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ बढ़ते हैं, इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये परिवर्तन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जब हम इस परिवर्तन को करें तो हमें ये परिवर्तन न्याय संगत भी करना पड़ेगा, जस्ट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस परिवर्तन से जो लोग भी प्रभावित होंगे उनकी आजीविका का भी ख्याल रखना होगा, उन पर नकारात्मक रूप से असर न पड़े और उनकी आजीविका के स्रोत लगातार बने रहे, इसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहीं से निकलती है न्याय संगत संक्रमण अवधारणा, यानी जस्ट ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यही है और इसका उद्देश्य यही है कि कोयले पर निर्भर लोगों की आजीविका को, उनकी लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ही संक्रमण करना है, ताकि ये जो संक्रमण है, ये जो ट्रांजिशन है, ये न्याय संगत भी रहे। इसी के अंतर्गत न्याय संगत संक्रमण अवधारणा हमारे सामने आती है। अगर भारत इस प्रकार का संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है, तो भारत के रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में विश्व स्तर पर भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। रोजगार का भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोयला क्षेत्र। कोयला खदानों के माध्यम से, कोयला ताप संयंत्रों के माध्यम से भारत बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो कोयला उत्पादन होता है उसके माध्यम से भारत 3,69,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इससे इन व्यक्तियों की आजीविका पर प्रभाव पड़ना बहुत लाजमी है। साथ ही कई प्रकार की लागत भी भारत को उठानी पड़ सकती है और इन लागतों का अनुमान कई क्षेत्रों के अंतर्गत किया गया है। अगर भारत कोयले से हट करके ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता है तो उसके लागत घटक क्या हो सकते हैं? जैसे परिवर्तन की जो प्रमुख लागत होगी वो इस प्रकार से होगी कि बहुत से कोयला खदान बंद होंगे, कोयला संयंत्र बंद होंगे, तो उनके स्थानों पर कुछ नई चीज खड़ी करनी पड़ेगी। साथ ही
श्रमिकों का पुनः कौशलीकरण भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग खदानों में काम करते थे, जो कोयला संयंत्रों में काम करते थे, दूसरे व्यवसायों को बढ़ावा देने के अंतर्गत उनके कौशल को भी बढ़ाना पड़ेगा, उनको स्किलफुल भी करवाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता होगी, अर्थव्यवस्था का विविधीकरण भी करने की आवश्यकता होगी, अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता होगी, समुदाय के बहुत बड़े हिस्से को सपोर्ट भी देना पड़ेगा और ये सारा काम सरकार को करना पड़ेगा। तो इससे एक बहुत बड़े खर्च का भी वहन सरकार को करना होगा। साथ ही सरकार को हरित निवेश भी बढ़ाना होगा। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो हरित निवेश है, उसमें भी सरकार को लगातार अपनी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अनुमानित तौर पर $1 ट्रिलियन का लगभग 48% हिस्सा जो है वो नई ऊर्जा अवसंरचना के लिए हरित निवेश हेतु आवंटित किया जाएगा। यानी जो अगले 30 वर्षों में ट्रांजिशन के अंतर्गत $1 ट्रिलियन का अनुमान लगाया गया है, उसका 48% हिस्सा केवल नए प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को खड़ा करने के अंतर्गत, उनसे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के अंतर्गत ही खर्च किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ। इसमें कुछ देशों ने महत्वपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऊर्जा संक्रमण में सफलता हासिल करने की कोशिश की है, काफी हद तक सफलता प्राप्त भी की है। इन देशों में शामिल है साउथ अफ्रीका, जर्मनी और पोलैंड। जैसे इन देशों ने कोयले से संक्रमण के लिए योजनाएं लागू की हैं और उसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की है और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर निवेश भी किया है। भारत में जो पूरा अध्ययन किया गया है आई फॉरेस्ट के द्वारा, आई फॉरेस्ट का, ये 4 जिलों को खासतौर से इसमें ध्यान रखा गया है। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? ये 4 जिले सभी कोयला निर्भर जिले हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है, इसी प्रकार से झारखंड का बोकारो और रामगढ़ जिला है, और उड़ीसा के अंगुल जिले में ये मूल्यांकन किया गया है और ये सभी कोयला निर्भर जिले माने जाते हैं। जैसे अगर हम इनमें बोकारो का उदाहरण लें तो कोयला संबंधी उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था में 54% का योगदान देता है। बोकारो की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोयला आधारित जो उद्योग है वो बोकारो की टोटल अर्थव्यवस्था में 54% का योगदान देता है और इसलिए इन जिलों को कोयला आधारित जिले भी माना जाता है। और कोयले से अगर दूर ले जाना है इस पूरी अर्थव्यवस्था को तो इसके लिए बहुत बड़ी संख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले पुनर्वास पर भी खर्च करना पड़ेगा। साथ ही हरित ऊर्जा में भी निवेश की आवश्यकता होगी। तो दोनों स्तरों पर खर्च करने की आवश्यकता होगी और इसीलिए यह बताया गया है कि 30 वर्षों में अगर भारत संक्रमण करता है तो संक्रमण की जो कीमत है वो $1 ट्रिलियन होगी, जिसका 48% हिस्सा केवल हरित टेक्नोलॉजी या हरित ऊर्जा स्रोतों पर ही खर्च होगा। ये पूरी रिपोर्ट कहती है और ये रिपोर्ट है आई फॉरेस्ट की, इंटरनेशनल फोरम, जो कि एक फोरम है, एक महत्वपूर्ण फोरम है फॉर एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसी की ये रिपोर्ट है। एक और रिपोर्ट आई है जो साइबर फ्रॉड से संबंधित है और साइबर फ्रॉड से संबंधित रिपोर्ट ये कहती है कि साइबर फ्रॉड भारत की इकोनॉमी पर एक व्यापक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में साइबर फ्रॉड के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को 0.7% जीडीपी के बराबर नुकसान हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े प्रतिशत को अभिव्यक्त करता है। ये अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा कहा गया है कि अगले वर्ष भारत में साइबर धोखाधड़ी से होने वाला जो नुकसान है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है, जो जीडीपी का 0.7% के बराबर है। और अपने आप में ये नंबर बहुत बड़ा है। इसकी साइबर फ्रॉड के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को 1.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान किस माध्यम से किए जाएंगे? इसका प्रमुख संवाहक कौन बनता है? प्रमुख संवहन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो म्यूल खातों के द्वारा। आपने सुना होगा म्यूल बैंक अकाउंट के माध्यम से इस प्रकार के फ्रॉड किए जाते हैं। ये इस प्रकार के बैंक फ्रॉड अकाउंट होते हैं, म्यूल बैंक अकाउंट, जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। तो म्यूल बैंक खाते ऑनलाइन वित्तीय घोटालों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अवैध लेन देन इन्हीं बैंक खातों के माध्यम से, जिनको हम म्यूल बैंक खाते कहते हैं, अवैध लेन देन इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग की घटना घटती है वो भी इन्हीं बैंक खातों के माध्यम से घटती है। घोटाले की उत्पत्ति की बात करें कि इस प्रकार के घोटाले कौन कौन से स्थानों से किए जा रहे हैं, तो उसमें
ये बात सामने निकल करके आती है कि ये घोटाले चीन से शुरू होते हैं और इसमें विदेशों से पैसे भेजे जाते हैं। साइबर अपराधों का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीनी संस्थानों के साथ साथ कंबोडिया और म्यांमार जैसे स्थानों से जुड़ा हुआ है। तो ये इन देशों का भी नाम आता है कि इस प्रकार के साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के अंतर्गत। अगर हम वर्तमान वित्तीय धोखाधड़ी की बात करें तो जनवरी से जून 2024 तक I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा ये बात कही गई है। इसके साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से 11,269 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त होती है। साथ ही क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग, आप क्रिप्टो का मतलब जानते हैं, क्रिप्टो का मतलब है डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग की घटनाएं घट रही हैं, जो क्रिप्टो में होती है, डिजिटल करेंसी के माध्यम से होती है। 3 महीने की अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों के माध्यम से भारत के बाहर 5.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसी प्रकार से कुछ एटीएम हॉट स्पॉट्स की पहचान की गई है, जहां पर इस प्रकार के फ्रॉड्स को, जिन हॉट स्पॉट्स के माध्यम से इस प्रकार के फ्रॉड्स को अंजाम दिया जाता है। I4C ने भारत में धोखाधड़ी से जुड़े 18 एटीएम हॉट स्पॉट्स की पहचान की है, जिनमें दुबई और हांगकांग जैसे स्थानों के विदेशी एटीएम भी शामिल है, जहां से इस प्रकार के फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर घोटाले के साधनों की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटरों की भी पहचान की गई है, जहां घोटालेबाज पीड़ितों को धोखा देने के लिए भारतीय नंबरों का ही प्रयोग करते हैं। इसमें बैंकिंग प्रणाली को भी अलर्ट करने की बात है, यानी अगर इस समस्या से निपटने की बात है तो बैंकों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और बैंकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे असामान्य लेन देन पर नजर रखें। संदिग्ध गतिविधियों, विशेष रूप से कम शेष वाले खातों, यानी ऐसे खाते जिसमें शेष बेहद कम रहता है और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि से वो जुड़े हुए नजर रहते हैं, उसके प्रति अधिकारियों को सचेत करने की बात की गई है। साथ ही सिस्टम को भी अपडेट रखने की बात यहां पर आती है कि बैंकों को सिंगल आईपी एड्रेस को ये देखना है कि उसका एकाधिक लॉगिन की पहचान करने, एक से अधिक लॉगिन की वो पहचान करे और साथ ही लेन देन की मात्रा में अचानक अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसे चिन्हित करे और सिस्टम को उन्नत करने की कोशिश करे, उसे एडवांस्ड बनाने की कोशिश करे, ताकि जो सिंगल आईपी एड्रेस वाले खाते हैं जहां पर एक से अधिक लेन देन लॉगिन होते हैं, उनकी पहचान की जा सके एडवांस सिस्टम के माध्यम से और इस प्रकार के फ्रॉड की पहचान संभव हो सके और इस समस्या से निपटा जा सके। एक और रिपोर्ट लगातार चर्चा में रही है और वो भारत में जॉब क्राइसिस से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट यही है कि भारत में जो जॉब क्राइसिस है, जो रोजगार का संकट है, ये बेहद गंभीर है और बेहद गंभीर इस स्थिति में है कि अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इस समस्या का समाधान नहीं करती तो ये वस्तुतः एक आर्थिक समस्या ही नहीं बनेगी बल्कि राजनीतिक संकट को भी खड़ा कर सकती है। राजनीतिक संकट को किस प्रकार से खड़ा कर सकती है, इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ये जो स्टेट की लेजिटिमेसी है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर हमने जॉब क्राइसिस को ठीक नहीं किया। तो भारत में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की लगातार कमी है। रिपोर्ट में कहा गया है भारत पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का सृजन नहीं कर रहा है, यानी भारत में एक तो नौकरियों की संख्या कम है और उसके बाद वो क्वालिटी नहीं है गुणवत्तापूर्ण, जिससे लोगों में एक गरिमा का भाव आए, जो सम्मान लोगों को महसूस कराए, उसी प्रकार से उचित मुआवजा प्रदान करे या उन्नति के अवसर प्रदान करें, जिसके कारण युवाओं में एक व्यापक असंतोष की अवस्थिति देखने को मिल रही है। भारत में जो बेरोजगारी के मापदंड हैं वो भी बहुत ही अलग प्रकार के हैं। अगर हम आधिकारिक बेरोजगारी की बात करें तो आधिकारिक बेरोजगारी दर जो है वो गहरे मुद्दों को छिपा देती है। क्यों छिपा देती है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर उस व्यक्ति को रोजगार मान लिया जाता है जो 1 वर्ष में 1 महीने ही काम करता है। अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष में 1 महीने काम करता है तो उसे रोजगार मान लिया जाता है, बेरोजगारी दर में नहीं रखा जाता। ये भारत में बेरोजगारी दर की बेहद गंभीर स्थिति को ये चीज छिपा लेती है, इसलिए आधिकारिक आंकड़े पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। इससे अर्थव्यवस्था में युवाओं का एक असंतोष हमें पता नहीं लगता। अर्थव्यवस्था और राज्य की वैधता दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस पूरी बेरोजगारी जैसी स्थिति से युवाओं में बेहद ज्यादा निराशा आ सकती है और वर्तमान आने वाले समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सामने अशांति से एक संकट खड़ा हो सकता है। इसमें यह भी माना जाता है कि जो इलीट वर्ग है
वो डिसीजन मेकिंग में अपनी भूमिका के कारण और साथ ही डिस्कोर्स को यानी समाज में चर्चा के बिंदुओं को या चर्चा के टॉपिक्स को प्रभावित करके कहीं ना कहीं एक गरिमापूर्ण जीवन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इस प्रकार के अवसर सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होते, सामान्य जन के पास नहीं होते, और इसलिए उनके हमेशा गरिमा का अनुभव होता है, उन्हें एक गौरव का भाव उनमें नहीं आता है। समुदाय और उद्देश्य के जो पारंपरिक स्रोत हैं, यानी जो व्यक्ति के समुदायों के जो सामान्यतः उद्देश्य थे, उनके जो पारंपरिक स्रोत रहे थे वो अब नष्ट हो रहे हैं, जिससे काम ही एक ऐसा साधन बना है, वर्क ही एक ऐसा साधन बना है जिसके माध्यम से व्यक्ति को गरिमा अनुभव होती है और उसको सामाजिक जुड़ाव अनुभव होता है। समाज में लगातार विषमता बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से एआई जनरेटेड परिवर्तन हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड परिवर्तन हो रहे हैं, और पूंजी का संकेंद्रण बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति से वंचित हो सकता है, और वंचित होने के बाद ये पूरे एक मुख्य धारा से वंचित महसूस करेगा, जिससे राजनीतिक अस्थिरता भारत में बढ़ सकती है। इसलिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि अगर अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है तो वो इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकती है। राजनीतिक प्रतिक्रिया अपर्याप्त ही रही है, अक्सर वो बाजार की ताकतों पर निर्भर रहने और अल्पकालिक पक्षपातपूर्ण राजनीति में संलग्न रहने के बीच ही झूलती रहती है। तो राजनीतिक जो हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर है उसने इस समस्या का समाधान नहीं किया है। सार्वभौमिक बुनियादी आय की भी एक तरह से आलोचना की गई है। आप जानते हैं कि इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई जगहों पर यूनिवर्सल बेसिक पेमेंट की भी बात की जाती है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात की जाती है। लेकिन इसके आलोचकों का ये कहना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरिमा की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से से अगर आपने समाज को बाहर कर दिया है और समाज के पास अपने गरिमापूर्ण कार्य ही नहीं है या किसी प्रकार का कार्य ही नहीं है, तो केवल बेसिक इनकम प्रोवाइड करवा देने से उनमें गरिमा का भाव नहीं आ जाएगा। और ये समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है। वास्तविक समाधान है कि इसके लिए संरचनात्मक आर्थिक सुधार किए जाएं और बेरोजगारी की समस्या को समाप्त किया जाए, रोजगार प्रदान किया जाए, खासतौर से युवाओं को, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता है तो ये भारत की पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक सवाल खड़ा कर सकता है। लेकिन हाल ही में पक्षपातपूर्ण राजनीति इस प्रकार से रही है कि राजनीतिक दल अक्सर बेरोजगारी जैसी संरचनात्मक मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय चुनावी लाभ पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे दीर्घकालिक वैधता के खतरे उत्पन्न होते हैं। लोकतंत्र से संबंधित राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को बहाल करने के लिए और लोक लुभावनवाद यानी जो पॉपुलर नीतियां अपनाते हैं और अधिनायकवाद यानी जो ऑथोरिटेरियनिज्म की जो नीति अपनाती है उसके रोदे को रोकने के लिए बेरोजगारी की समस्या और असमानता जैसे बुनियादी मुद्दों का समाधान करना ही पड़ेगा। भारत की राजनीतिक संस्थानों की निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, उनकी वैधता को बनाए रखने के लिए उसके समक्ष, भारतीय समाज के समक्ष उपस्थित सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को निपटाना होगा और इनका समाधान करना होगा। तभी भारत के लोकतंत्र की क्षमता बनी रहेगी और पूरा भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लोकतंत्र के आधार पर एस्टेब्लिश हुआ है वो अपनी वैधता को भी स्थापित कर सकेगा। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ या हुए है या है? संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोयले से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन में भारत को किस महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? नवीकरणीय संसाधनों की कमी, अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण, कोयला निर्भर क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर या नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कम उत्पादन लागत। तीसरा प्रश्न है, I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अध्ययन के अनुसार म्यूल बैंक खातों का मुख्यतः उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसा बचाने के लिए किया जाता है, अवैध लेन देन की को सुविधाजनक बनाने और धन शोधन के लिए किया जाता है, या नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए किया जाता है, सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक संभावित दोष क्या है? इसे लागू करना बहुत महंगा है, या अधिक तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करता है, यह काम में गरिमा और उद्देश्य की भावना को कमजोर कर सकता है, यह सभी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी देता है?
इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। साथ ही दिवाली पर आपके लिए एक और ऑफर है, जो ऑफर 26, 27 और 28 अक्टूबर को रहेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक विषयों के ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 40% की छूट दी जाएगी 26, 27 और 28 अक्टूबर को। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए या आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।